गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को हमने 12th का पहला लेक्चर दिया, हम आपको उसमें समझ में आया होगा अच्छे से। उसमें हम पहले लेक्चर में हमने चार्ज और चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, तो चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज में हम दो बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। ठीक, आज पढ़ना है हमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये बहुत आसान है। आज का हेडिंग बनाइए एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कोई पूछेगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप सिंपली जवाब दीजिएगा कि आपको पढ़ाया गया है कि चार्ज मेनली दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज मेनली दो तरीके का होता है। तो आपसे कोई पूछे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि एक सिस्टम के अंदर में, आप बोलिएगा एक सिस्टम के अंदर में जितना सारा चार्ज है, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है -2 कूलम, +5 कूलम, -7 कूलम, +3 कूलम, +4 कूलम, या मान लो +8 कूलम, कुछ भी लिखो। तो एक सिस्टम के अंदर में जितना सारा चार्ज है, उन सारे चार्ज को अगर हम एक जगह ऐड कर देते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं, इसी को बच्चा हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या हो, सबको जोड़ दो तो -2 कूलम, +5 कूलम, -7 कूलम, +3 कूलम, +8 कूलम। तो प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 11 5 16 में सुनो, यानी कि 7 कूलम, +7 कूलम बच जाएगा। 8 3 11 16 हाँ, तो +7 कूलम बच जाएगा। तो इस सिस्टम का एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होगा? +7 कूलम। यानी आपसे कोई पूछेगा कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप पॉइंट बना के लिख लेना कि ऑल द चार्जेज present in a system may be added up. All the charges present in a system may be added up. मतलब एक सिस्टम में जितना सारा चार्ज मौजूद है, सबको अगर हम एक जगह ऐड कर लेते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कोई डाउट? चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ चार्ज। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, 9th में आप पढ़े हैं। नेचर ऑफ चार्ज। तो आपसे कोई पूछेगा कि नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, तो पहले तो भाई बचपन वाला बात कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, +q +q -q -q। और डिसिमिलर चार्ज की अगर बात करेंगे तो जैसे +q -q, तो इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन। ये तो आप जान रहे हो कि दो सेम नेचर के चार्ज में हमेशा क्या होता है? रिपल्सन। जैसे मान लो यहां पर अगर +q लिए और यहां भी +q लेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है, मतलब रिपेल हो रहा है। या मान लो कि यहां पर हम -q लिए और यहां पर भी -q लिए, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है, यानी ये रिपल्सन हो रहा है। वही मान लो ये +q है और मान लो ये -q है, ये दोनों एक दूसरे के पास जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, ये तो आप लोग को आ रहा होगा। इसमें भी कॉम्पिटिटिव बात अब करते हैं, पहले बेसिक्स को लिख लो अच्छे से। अब हम क्या बात कर रहे हैं, सुनना। जैसे मान लो कि ये तो हमने पढ़ा था बचपन से अभी तक, एकदम सही पढ़ा है कि दो सेम नेचर के चार्ज में हमेशा क्या होता है? रिपल्सन। और दो अलग अलग नेचर के चार्ज में, डिसिमिलर नेचर के चार्ज में सेम नेचर में रिपल्सन और अलग अलग नेचर में अट्रैक्शन। ये तो एकदम सही पढ़े। लेकिन हम कुछ कॉम्पिटिटिव बात करते हैं। इसमें एक बार जेईई मेंस ने क्वेश्चन ही पूछ दिया था। क्या पूछा था? गौर करना
जैसे मान ले कि अर्थ, तुम्हें पता है कि अर्थ बहुत बड़ा होता है। अर्थ बड़ा है या छोटा है? बोलोगे कि सर बहुत बड़ा है। अब मान लो कि जब अर्थ बहुत बड़ा है, कोई डाउट? तो हमें आप सिंपल बात करें कि आपको नहीं जान रहे तो बता दें कि अर्थ निगेटिव नेचर का होता है। मतलब अर्थ के ऊपर जो चार्ज मौजूद रहते हैं, अर्थ के ऊपर जो चार्ज मौजूद रहते हैं वो चार्ज ऑलवेज निगेटिव नेचर के होते हैं। कौन नेचर के होते हैं? निगेटिव। तो अर्थ के ऊपर जो चार्ज मौजूद होते हैं अगर वो निगेटिव नेचर के हैं, ठीक, और अर्थ के बगल में, जस्ट बगल में अगर हम एक छोटा सा निगेटिव ले लें, अर्थ के जस्ट बगल में अगर हम एक छोटा सा निगेटिव चार्ज ले लें, गौर से देखना, ये अर्थ है, ये भी निगेटिव है, और अर्थ के बगल में एक छोटा सा पार्टिकल ले ली जिसपे कौन चार्ज है? निगेटिव चार्ज। बचपन से अगर तुम 9th 10th वाले स्टूडेंट से पूछेंगे कि बता ये निगेटिव और ये निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो बोलेगा सर ये बच्चा वाला बात है, रिपेल कर जाएगा, दूर भाग जाएगा। लेकिन तुम ऐसा मत बोलना। तुमसे कोई पूछे कि ये निगेटिव और ये निगेटिव में क्या होगा, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव में अट्रैक्शन होगा। अभी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास में है नहीं, तो बहुत बच्चा जब वीडियो देखेगा सोचेगा ये टीचर क्या बता दिए, सर आपने क्या बता दिया कि ये निगेटिव और निगेटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है क्या? तो हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि जब एक उसका एक कंडीशन है कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के रेस्पेक्ट में, मतलब एक बॉडी के ऊपर जितना चार्ज मौजूद है, एक बॉडी के ऊपर जितना चार्ज मौजूद है वह दूसरे बॉडी के चार्ज के तुलना में अगर बहुत 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 बड़ा हो जाएगा तो वैसी स्थिति में सेम नेचर में भी अट्रैक्शन होता है। क्लियर? मतलब कि अर्थ इस पार्टिकल के तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए सेम नेचर में भी क्या होगा? अट्रैक्शन। क्लियर? मतलब ये अर्थ जो है, अर्थ क्या है? अर्थ जो है, मान लो ये अर्थ है, तो इस पार्टिकल के तुलना में बहुत 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 बड़ा है, इस पार्टिकल से बहुत 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 बड़ा है। तो याद रखिएगा कि जब एक बहुत बहुत छोटा हो और दूसरा बहुत बहुत बड़ा हो तो वहां सेम नेचर के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। क्लियर? यही जेईई मेंस में क्वेश्चन था कुछ साल पहले, अब चेक कर लेना, कोई दिक्कत? तो मेरे समझ से कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट बचपन वाला ही पर लगाना है कि सेम नेचर में रिपल्सन, अलग अलग नेचर में अट्रैक्शन। लेकिन अगर जब एक बहुत 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 बड़ा होगा और दूसरा बहुत 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 छोटा होगा तो वहां सेम नेचर में भी अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ गया। ठीक, अब बकवास बेसिक बात बहुत पढ़ा दिए, अब हम टॉपिक पे आएंगे, ठीक, जहां से आपको लेवल मिलेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे अभी तक डीपीपी आकर के ऑफिस से नहीं लगे हैं, जो बच्चे अभी तक ऑफिस से आकर के डीपीपी नहीं लगे हैं, तो 50 बार ऑफिस से हम कॉल नहीं करवाने वाले हैं। ठीक, आपको अगर पढ़ाई करना है, आपको अगर पढ़ाई का इंपॉर्टेंस है, तो आप अभी तक आकर के पेरेंट्स से ऐसा कुछ नहीं, बगल में था डीपीपी आके ले जाते। जो बच्चे गांव वगैरह में फंसे हैं उनको हम पीडीएफ बना करके सेंड कर देंगे, लेकिन जो लोग अगल बगल में हैं और वो अभी तक डीपीपी लेने नहीं आए हैं उनको हम कोई डीपीपी सेंड नहीं करेंगे। और आज के लेक्चर के बाद एक लेक्चर और देंगे, उसका पहला डीपीपी होमवर्क जाएगा जिसमें 30 या 40 क्वेश्चंस होंगे। फिर हम जो नहीं लिया हम रुकेंगे नहीं, हम 2 बच्चा 4 बच्चा जितना बच्चा बनाएगा, प्रॉब्लम्स पूछेगा, हम डिस्कस करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो कि कूलम्ब्स लॉ आज का लेक्चर पूरा पढ़ा देंगे, कूलम्ब्स लॉ चला जाएगा, फिर कूलम्ब्स लॉ पे एक लेक्चर खाली क्वेश्चन में ही चला जाएगा मेरा, फिर कूलम्ब्स लॉ पे आपको डीपीपी जो बनाएगा उसमें 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, उसका 1 या 2 लेक्चर डिस्कशन में चला जाएगा, तो अब टॉपिक आगे बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें हम इस टॉपिक को पढ़ा करके हम लगभग मैकेनिक्स को ला सकते हैं क्वेश्चंस को कराने के लिए, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आईआईटी और नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़िए, इसको पढ़ाते हैं कूलम्ब्स लॉ।
हाँ उससे पहले कुछ कुछ और छोटा छोटा बात बोल दे, जैसे किसी किसी किताब में दिया हुआ कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। तो 12th वाले बच्चों को तो तुमको पता है कि कंडक्टर जिसमें चार्ज आसानी से पार कर जाएगा, आसानी से फ्लो कर जाएगा, उसको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर उसका इंसुलेटर कोई पूछेगा जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर तो जिसमें कंडक्टर का भी गुण मौजूद हो और इंसुलेटर का भी गुण मौजूद हो, मतलब पार्शियली चार्ज फ्लो करेगा और कुछ चार्ज फ्लो करेगा कुछ फ्लो नहीं करेगा, उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये सब पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये सब बच्चा वाला बात है। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ठीक, तो आप याद करोगे कूलम्ब्स लॉ को पढ़ाने के लिए हमने आपको चार्ज के बारे में पहले पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? चार्ज के बारे में। तो हमने आपको एक दिन इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला लेक्चर जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्ट किए हैं, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको डिफिनीशन बताया था। तो वहां हमने कहा था कि आप दिमाग में एक सेट रखोगे कॉन्सेप्ट कि इस नेचर में फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स, इस नेचर में फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल है क्योंकि न्यूट्रॉन पे जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो मेन फंडामेंटल माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन को और दूसरा प्रोटॉन को। तो उस दिन हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन भी एक तरीके का चार्ज है और प्रोटॉन भी एक तरीके का चार्ज है, माने चार्ज पार्टिकल है एक तरह का। तो हमने कहा था कि ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनीशन बताया, उसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर के गुण के कारण प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अपने अंदर के गुण के कारण प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। फिर प्रोटॉन भी अपने अंदर के गुण के कारण इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। फिर से बोलने को और कर लो, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर के गुण के कारण प्रोटॉन पे क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर प्रोटॉन भी अपने अंदर के गुण के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब ये बात समझ में आ गया कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें तो कोई डाउट? तो जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, इतना क्लियर हो गया, तो हम यहां से कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करते हैं, तुमको समझ में आएगा। ध्यान से देखो, कूलम्ब नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया। कूलम्ब नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया और उस लॉ को हम कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो कूलम्ब साहब ने क्या किया, तो दो चार्ज पार्टिकल को लिया, जैसे मान लो एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी r था। कितना था? r। और यहां मीडियम माना गया एयर। यहां पर मीडियम क्या दिया गया? एयर। तो पहला बात कि एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, क्या है? Q1। और दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या है? Q2। तो हम पहले लेक्चर में ही चार्ज के डिफिनीशन से पढ़े हैं कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, फिर दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल पहले वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी तो हम बोल सकते हैं कि ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता होगा। बोलो, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता होगा और ये चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता होगा। कोई दिक्कत? तो कूलम्ब साहब ने कहा, पहले हम मैग्नीट्यूड में बताएंगे, फिर अच्छे से डायरेक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक? तो ये चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन कुछ ये होगा, और ये चार्ज Q2 वाला जब इसके ऊपर एक फोर्स लगाता होगा तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। कोई दिक्कत? तो कूलम्ब साहब ने कहा कि अगर हम दोनों चार्ज को गुना कर दें, कूलम्ब साहब ने कहा कि अगर हम दोनों चार्ज को प्रोडक्ट कर दें तो ये दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे।
मतलब कुलम साहब ने कहा कि दोनों चार्ज के कारण वहां जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है वह इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और दोनों चार्ज के बीच के दूरी के दोनों चार्ज के बीच के दूरी के अगर हम स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली मतलब जानते हो, जैसे Q1 Q2 नोमिनेटर है और F भी नोमिनेटर है, डायरेक्टली हुआ, और यहाँ R डिनोमिनेटर है और F नोमिनेटर है, तो ये इनवर्सली हुआ। डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, इनवर्सली का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और 12th के स्टूडेंट ये सब जान रहे हो। चल इधर देख, तो कुलम साहब ने कहा कि ये चार्ज इस पर फोर्स लगाया, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाया, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फोर्स आया। तो कुलम साहब ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वह दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बीच के दूरी को स्क्वायर कर देंगे तो उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को उन्होंने बोला कूलम्ब्स लॉ। इसको उन्होंने क्या बोला, कूलम्ब्स लॉ, कि दोनों चार्ज को गुना किए तो फोर्स के डायरेक्टली और बीच के दूरी को स्क्वायर किए तो फोर्स के इनवर्सली। इसी फेनोमेना को बोला गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक, तो आपका बोर्ड एग्जाम के कूलम्ब्स लॉ में जितना कॉम्पिटिटिव लेवल देखना जो लेके चलेंगे सब एकदम, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा तुमसे बनेगा, क्योंकि 11th पढ़ाने में तुमको बहुत समय दिया, मैकेनिक्स बहुत लंबा पढ़ाया है, तो मजा आएगा ये सब पढ़ने में, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, लेकिन तुमको बोर्ड का भी तैयारी करा रहे हैं, साथ साथ आईआईटी और नीट के साथ भी 12th है, तो पहले कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन लिखो। ठीक, तो पहले कूलम्ब्स लॉ हेडिंग बना के डेफिनेशन लिखो कि इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फोर्स experienced between two charges is directly proportional to product of magnitude of two charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them is said to be Coulomb's law. Inversely proportional to the square of the distance between them is said to be Coulomb's law. ठीक, अब चलो यहां से देखो, अब क्या कर लेंगे बच्चा, इस दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइनिंग दिस टू, दोनों को जैसे कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। अब प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू दीजिएगा तो कांस्टेंट आएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कैसे भाई, नोमिनेटर से गुना हुआ, डिनोमिनेटर से, इतना हो गया। प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू दीजिएगा तो कांस्टेंट आएगा, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, अब क्या कहा जाता है कि हियर K is a constant in SI system value of K equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। SI सिस्टम में K का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पाई मैथ का नंबर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में बताते हैं, घबराओ मत। तो K के जगह चाहो तो इतना पुट कर सकते हो, तो जैसे ही K के जगह इतना रख दोगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, अब तुमको यहां बताते हैं, सुनना, 1 के बारे में तुम जान रहे हो, 4 के बारे में जान रहे हो, पाई के बारे में जान रहे हो, तुम्हारे लिए नया यही है, तो इसको बोले एप्सिलॉन नॉट। क्या बोले, एप्सिलॉन नॉट, या इसको बोले एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोले, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हम इसका नाम बोल दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक, इसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका मैथमेटिकल वैल्यू होगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12।
अब बताओ न्यूमेरिकल जब बनाने इस फॉर्मूला से चलोगे तो सॉल्व करने में समय लग जाएगा, क्योंकि 1 फिर 4 फिर पाई फिर इतना सबका वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, तो क्यों ना पहले ही सॉल्व करके निकाल ले कि न्यूमेरिकल बनाने में फॉर्मूला आसान रहेगा। तो इस पूरे को जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, देखो 1 के जगह पर 1, 4 के जगह पर 4, तुम लोग पढ़े लिखे हो पाई के जगह पर 3.14 होता है और एप्सिलॉन 0 के जगह पर होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक, तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपको आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां इतना रख दोगे तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल उड़ा देंगे, जल्दी जल्दी बना देंगे। मतलब देखो ये फॉर्मूला भी वही हुआ, ये फॉर्मूला भी वही हुआ और ये फॉर्मूला भी वही हुआ, बस यहाँ के जगह इतना पुट कर दिए और इसको सॉल्व करके इतना निकाल दिए, और कोई अंतर नहीं। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि पहले हमने बेसिक्स मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ाया, अब इसको डायरेक्शन फॉर्म पे चलेंगे। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा, जैसे लग रहा होगा ये क्लास में पढ़ रहे हैं। बस यही है, ये क्लास में होते तो आप लोग से पीछे से बुलवाते हैं, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है बस। बाकी आप लोग समझ में अच्छे से आ रहा होगा। 12 कम से कम देखिए, मान लीजिए कि 11 के कुछ चैप्टर में वीडियो क्वालिटी वगैरह मेरा सही नहीं रहा होगा, कोचिंग उस वक्त हम लोग ऑनलाइन के लिए अभ्यस्त नहीं थे, ऑफलाइन पढ़ाने का आदत था, तो वो कुछ चैप्टर्स के लिए अगर मान लो उसका डिस्कशन वगैरह अच्छे से नहीं होगा, डरो मत, जिस दिन कोचिंग खुलेगा तगड़ा करवा देंगे। लेकिन तो 12 को अच्छे से रेडी कर लो, एक आध चैप्टर दो चैप्टर मान लो ऐसा फील हो तो वैसा तुम करवा ही रहे हैं डिस्कशन। 11 का डिस्कशन भी हम कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर कुछ लगे कि ना गड़बड़ी तो टेंशन मत लो, 2-3 चैप्टर क्या है, 2-3 दिन कोचिंग खुलेगा, डिस्कशन खत्म। 12th गड़बड़ मत करो कि 12th के लिए अच्छा सा सीट बनाया है उसको कंप्लीट करो और एनसीईआरटी साथ में करवाते चलेंगे, तो एनसीईआरटी सपोर्ट होगा और सीट में एक चैप्टर में 400 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, नीट और आईआईटी के एग्जाम्स के लिए हमें बेनिफिट मिलेंगे। ठीक, चलो पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज करके तुम नोट कर लोगे। अब दो क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन यहां बनाया जाता है कि राइट डाउन SI यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट राइट डाउन SI यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का सिंबल ये होता है, इसका SI यूनिट मान लो पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अब मान लो मैथ के स्टूडेंट हो तो इसको इधर और फोर्स को नीचे ले आएंगे तो मेरे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको इधर और फोर्स को नीचे ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई F इधर आ जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई मैथ का नंबर है, तो मैथ के नंबर का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, तो यहाँ 1 लिख दो ऐसे ही, फोर्स का न्यूटन, Q1 चार्ज है तो कूलम्ब, Q2 भी चार्ज है तो कूलम्ब, और R स्क्वायर दूरी है तो मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर कूलम्ब 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 स्क्वायर, नीचे से न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स 2। ठीक, यानी एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, इसका कोई यूनिट पूछेगा तो यूनिट ये बताओगे। ठीक, अब एक बार जेईई मेंस 2013 में, मतलब जेईई मेंस आईआईटी का 2013 का था मेंस आईआईटी वाला, उसके 2013 में एकदम गलती से एक आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। वो क्वेश्चन था
राइट डाउन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट डाउन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला। इसको भी हम निकाल सकते हैं बच्चा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब खुद सोच लो, 1/4 पाई मैथ का नंबर है, तो मैथ के नंबर का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, तो ये हट जाएगा, ये क्या होगा, हट जाएगा। F फोर्स है, तो फोर्स का क्या लिखोगे बच्चा, mLT-2। Q1 चार्ज है तो उसका AT या IT, Q2 भी चार्ज है उसका AT और IT, और आर स्क्वायर डिस्टेंस है तो उसका L स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, और नीचे m, और ये L3 हो जाएगा, L1 और L2, L3 तो ऊपर ले जाओगे L-3, यानी लिखते चलो डायरेक्ट m इनवर्स ऊपर जाके L2 L1 L3 ऊपर जाके -3, तो L-3 -2 ऊपर जाके +2, पहले से T2 है तो T4, यानी क्या होगा a स्क्वायर और t का पावर 4। ये सब उम्मीद कर रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन है, इतना अच्छे से 11 12 पढ़ रहे हो, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा पूरा, ये सब कोई डाउट नहीं होगा। इसको जल्दी से लिख के हटाओ, ये बेसिक था। अब हम कूलम्स के वेक्टर पार्ट मीन करेंगे और उसके बाद तो क्वेश्चन करेंगे। कम से कम कूलम्स लॉ टॉपिक को करवाएंगे क्लास नोट्स में 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 टाइप का क्वेश्चन। लिखो पहले इसको। जल्दी लिखो। अगला राइटिंग है बच्चा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मैंने न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, अब कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, किसको ये क्यों बोला गया, ये क्यों बोला गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिखाएंगे, ये सब बहुत जरूरी है, तब क्वेश्चन बनाएंगे। मान लो लिया गया एक चार्ज Q1, कितना लिया गया Q1, और एक चार्ज क्या लिया गया Q2, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना ले लिया गया R, कितना ले लिया गया R, और मीडियम यहां पे क्या था एयर। ठीक, तो अब गौर करो, Q1 एक चार्ज पार्टिकल है और Q2 एक चार्ज पार्टिकल है, तो सिखाया है कि ये चार्ज पार्टिकल इधर एक फोर्स लगाएगा और ये इधर लगाएगा। जैसे मान लो Q1 एक फोर्स लगाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, और Q2 एक फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो गौर से देख लो, Q2 जब ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स Q2 जब ये फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन होगा F12, इस फोर्स का नाम दे दो F12, डायरेक्शन तो ये दिख रहा है, कोई डाउट? अब मान लो कि Q1 जब इस पे फोर्स लगाएगा
तो इस फोर्स का नाम हो जाएगा F21। मतलब कि इसने इस पे फोर्स लगाया वो F12 और इसने इस पे फोर्स लगाया वो F21। कोई डाउट? और R एक तरह से डिस्टेंस हो जाएगा जो यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? यूनिट वेक्टर। ठीक, कोई डाउट? अब हम यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकालेंगे, कंक्लूजन। मान लो कि पहले हम यहां F12 अगर निकालें तो पहले F12 का नाम लिख देते हैं। F12 का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द चार्ज Q2 on the charge Q1। मतलब F12 का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। बाय द चार्ज Q2 मतलब कौन लगा रहा है? Q2। और किसके ऊपर लगा रहा है? Q1 के ऊपर। समझ में आ गया कि Q2 चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसे क्या बोल रहे हैं? F12। ठीक, अब बात करते हैं F21। जब कॉलेज स्टार्ट किए तो आप 11 का लेक्चर्स पढ़ाना, तो ऑनलाइन मजे नहीं आ रहा था, अब आदत हो गया, तब अब लग रहा है कि इंटरेस्ट से पढ़ाना पड़ेगा। लगा था कब खुल जाएगा फिर अच्छे से पढ़ा लेंगे, लेकिन लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, तब इसी को आदत लगाना पड़ेगा। अब F21 की बात करें तो गौर करना, F21 का मतलब Q1 लगाया किसके ऊपर? Q2 के ऊपर। तो क्या होगा फिर? इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द चार्ज Q1 on the charge Q2। ठीक, ये समझ में आ गया। अब मान लो कि कोई अगर बोलता है कि F12 निकालो, ये तो बड़ा सिंपल है। इधर 1/4πε0 तुरंत पढ़े हो, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये तो हो गया। अब आगे देखिए, वेक्टर में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। मेरी बात सुनना, हम दो पॉइंट पे बात करते हैं। एक मान लो पॉइंट A है और मान लो ये पॉइंट B है। गौर से देखना, A और B के बीच की दूरी को अगर हमने R मान लिया, क्या मान लिया? R। तो हम क्या बोल रहे हैं? सुनना कि अगर हम A से चल के B पे जाते हैं, हम A से चल के कहां गए हैं? B। तो ये पूछेगा आपने कितना दूरी तय करा, तो बोलोगे सर R दूरी तय करा। वैसे ही मान लो कोई B से चल के A पे जाता है, पूछेगा आपने कितना दूरी तय करा, तब भी बोलोगे कि R दूरी तय करा। लेकिन दिक्कत क्या है कि डायरेक्शन पूछ देगा, तो A से B जब जा रहे होंगे तो बोलेंगे कि हमने R दूरी तय किया, डायरेक्शन है मेरा A टू B। और B से A आएंगे तो हम बोलेंगे कि R दूरी तय करा, लेकिन डायरेक्शन मेरा क्या है? B टू A।